नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको इरिगेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक है वह सेम रहेगा, क्योंकि आपका पहला चैप्टर में मैंने जैसे बताया था कि इसमें 3 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर मुझे आशा है आप लोगों ने देखा होगा कल, ठीक है। आज मैं आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ टॉपिक पूरे करूंगा, बाकी जो लास्ट फाइनल जो जितना बचेगा वो आपके थर्ड लेक्चर में सारा कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पहला चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं आपको कि मैं जब पढ़ाता हूं आपको तो यह सोच के नहीं पढ़ाता हूं कि हमें संस्था में सिर्फ जो है आपका सिलेबस पूरा करना है, पाठ्यक्रम पूरा करना है। नहीं, हमें यह देखना है कि कोई भी पॉइंट जो है वह आपसे अछूता ना रहे, आपको पूरी चीज़ समझ में आए। क्योंकि यह वह दौर नहीं है जो कि एग्ज़ाम में बस इम्पोर्टेंट पढ़ लिए और जाके पेपर दिया है। हमारा मेन मकसद यह होता है, वो एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो हम कहेंगे आपके ये चीज़ें पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। बट अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सीरियस होकर एक एक बिंदु पर बात कीजिए, एक एक पॉइंट पर पढ़िए, जिससे कोई भी चीज़ छूटे नहीं आपकी। एक और इसी लेक्चर में मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप लोग अन्य माध्यमों से भी पढ़ते होंगे, अन्य संस्थाओं में अन्य माध्यमों से पढ़ते होंगे, है ना। लेकिन यह जो माध्यम है कि नोट्स से पढ़ाना, नोट्स प्रोवाइड करके पढ़ाना, तो वह माध्यम सबसे बेस्ट माध्यम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे का जो नज़र रहती है वह किसी के फेस पे नहीं रहती है, वह रहती है आपके नोट्स पर। अगर आपके नोट्स पर रहेगी तो माइंड में वह नोट्स बने रहेंगे, जिससे वह ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर आप किसी के फेस से पढ़ते हैं और नोट्स से जब पढ़ते हैं तो आपको यह रहता है कि हाँ भाई नोट्स तो है, हम जब भी नोट्स बनाएंगे तो हमें पूरी तरीके से अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्क्रीन पर किसी वीडियो पर पढ़ते हैं तो आप एक तो पहले पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं कि पर्सन कैसा है, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर्सन कैसा है, उसका शक्ल सूरत कैसा है, उस पर विचार नहीं करिए, ये देखिए कि हमें कितना समझ में आ रहा है, उस पर विचार करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपके पढ़ने का, समझने का। आपसे फिर मैं बोल दे रहा हूँ एक बार और कि आप वीडियो पूरा देखिए। लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लिखने के क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन की आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो स्टूडेंट हमारी संस्था के हैं, वह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली के, वह स्टूडेंट्स क्या करें, ग्रुप पे इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर ग्रुप पर डालें, ठीक है, जिससे उनके असाइनमेंट में भी कंसीडर होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट लेसन की, या इरिगेशन इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पीडीएफ नंबर 2 है ये, है ना। आपको मैं सारे पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, है ना। जो सिंचाई के लिए जो आप पानी है उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो देखिए मैंने उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, ये इंडिया का डाटा है, ठीक है। तो इसमें सोर्स क्या हैं, तो देखिए ट्यूबवेल से आप 46% पूरे इंडिया में, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आपने ध्यान दिया होगा तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब बात हुई थी सिंचाई की ट्यूबवेल से, तो एक जगह बोला था मैंने कि 46% वाटर जो है वो ट्यूबवेल के माध्यम से आप कंज्यूम करते हैं सिंचाई में। उसके बाद बात करते हैं कि टैंक्स बोले तो रिजर्वायर, है ना। तो यह 3%, कैनाल से 24%, अदर जो इक्विपमेंट है, रहट हो गई और इक्विपमेंट हो गए उससे 16%, ठीक है। अब ये कुएँ हैं और जो अदर सोर्सेज हैं, है ना, उनसे आप करते हैं 11%। इसमें बारिश भी कंसीडर होती है ना। तो इंडिया में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पे है निर्भर, और यही रीजन है कि आप ट्यूबवेल पे इतना निर्भर हैं, इसीलिए पानी का जो भौम जल स्तर है या ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो हमें पानी को बचाना भी है ना। यह चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से माध्यम हैं, उन पे विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला, वर्षा जो सीधी खेतों पर पड़ती है, मतलब बारिश या वर्षा या रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लेक्स, पॉन्ड्स, पोखर, तालाब, है ना, ये सब बात एक ही है, इनसे पानी निकालते हैं। नदी नाले, रिजर्वायर या पॉन्ड्स, है ना,
ये तरीके से रिजर्वायर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में, आर्टिफिशियल टाइप में, ठीक है। नहरों से पानी गुरुत्व से बहता हुआ, और उसके बाद कुएं, नलकूप, ठीक है, या लिफ्ट इरिगेशन, ये सब आपके क्या हैं, माध्यम हैं पानी के सिंचाई के। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, बड़ा बड़ा सिंपल सा है, जो भी माध्यम आपके ध्यान में आते हैं वह आप पॉइंट से लिख के और उनके बारे में एक एक लाइन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई इंजीनियरिंग का क्या क्षेत्र है। तो जैसे मैं पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, बताया था, उस पर चर्चा भी किया था कि देखिए, जो पानी फसल कितना मांगती है उसके अनुरूप बहुत इकोनॉमिक कंडीशन में, है ना। ये नहीं है कि आपको पानी चाहिए, फसल को चाहिए 4 लीटर, आप दे रहे हैं 12 लीटर। नुकसान नहीं करिए वाटर का, वेस्टेज नहीं करिए, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके नहीं तो आपके जो फ्यूचर में जनरेशन होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पानी फसलों की मांग के अनुरूप सिंचाई में ढंग से उपयोग करना, बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से। पानी खर्च करने में आप बिल्कुल जो है वो बहुत कंजूस बनिए, बहुत कम पानी खर्च कीजिए, उसका व्यर्थ ना कीजिए, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो हाउस होल्ड में यूज करते हों। उसके बाद जल स्रोत का चयन, सुधार तथा पानी को बाहर निकालना, ठीक है। आप जो जल स्रोत का चयन कर रहे हैं उसके पानी की क्वालिटी में, अगर वाटर की क्वालिटी में कोई फ़र्क है तो उसमें आप जो है उसको इम्प्रूव करिए क्वालिटी को, और उसको सिंचाई में यूज कीजिए। अगर हाउस होल्ड वेस्ट है तो उसको थोड़ा प्योर करके अगर हम खेती में यूज कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इसकी ये टेक्निक्स हैं, इसीलिए हम इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच को लाते हैं, ठीक है, जिससे पानी को शुद्ध करके भी खेती सिंचाई की जा सके। उसके बाद अगर कहीं पर सोर्स जो है वो 12 मासी नहीं है, आप समझ गए होंगे पहले लेक्चर से ही, पेरेनियल नहीं है, नॉन पेरेनियल है, तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास हो कि भाई जब तक पानी, जिस मौसम में पानी है तब तक तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब नहीं है तो आगे चल के हम उसका जो जिस मौसम में ज़्यादा पानी है तो उसको रख लीजिए। मान लीजिए बरसात में जो खेतों को पानी यूज हुआ, मान लीजिए 800 लीटर, ठीक है, और बरसात हुई 1500 लीटर की, ठीक है, तो 700 लीटर क्या करेंगे आप स्टोर कर लीजिए कहीं पर, चाहे वो तालाब में। वो कौन करेगा, वो इंजीनियर बताएगा कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है और आपका वाटर कैसे स्टोर करना है, उसके बाद कैसे वहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पानी को खेतों तक पहुँचाना है, तभी तो हमारा काम क्या है कि जो पौधा लगा है उस पौधे तक हमारा पानी जितना हम दें उतना वहाँ पहुँच जाना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड तो नहीं है बट आप इसको समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लागू की, और वह योजना किसके लिए है, गरीब आदमी के लिए है, गांव के। तो डीएम का काम क्या है, डीएम का काम ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कि उस योजना को उस गरीब आदमी तक पहुंचाए। अगर वहां से 1 रुपया चला है तो 1 रुपया उस गरीब आदमी को मिल जाए, तो यह कहा जाएगी 100% एफिशिएंसी। तो यह डीएम क्या है, उस योजना का प्लानिंग का मैनेजर है, इंजीनियर है, ठीक है। तो वही काम हमें करना है। अगर हम पानी जितना लेकर चले हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उतना पानी हम उस पौधे को दे पाए, ये हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई प्रणाली के लाभ और हानियाँ। क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। हानियाँ तो बहुत ना के बराबर हैं, और जो हैं भी उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ देखिए, जैसे जब सिंचाई प्रणाली आई, पहले नहीं थी तो अनाज इतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता था, है ना। और अब जो है किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। भले वह किसान का खर्चा बढ़ गया है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और फसलों के दाम उतने नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार हुआ है। जो पहले स्थिति थी उससे तो सुधार को कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। अन्न उत्पादन में वृद्धि, पहले जो अनाज की पैदावार होती थी उस पैदावार से अब अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आज मेंथा है, डिफरेंट टाइप की फसलें हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र में एक लेडीज़ हैं, उनका नाम जो है वो कोई जो लेडीज़ हैं सिख समुदाय से हैं, और उन्होंने जो है वो आपका स्ट्रॉबेरी की खेती की है।
आपका जो अभी कुछ सालों पहले जेट्रोफा की खेती होती थी, है ना, आयुर्वेदिक जो नेचुरल डीजल जो है उसका यूज होता था, प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें जो हैं वो उगा सकते हैं। आपकी कपास की खेती की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तेल्स की खेती की जाती है, जैसे तिलहनी फसलों की जाती है, दलहनी फसलों की जाती है। हमें बाहर पे आयात पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है जितना हम पहले रहते थे। अकाल तथा सूखे से बचाव है। जब आप अंग्रेज़ों से पहले का ज़माना था या उसके बाद में भी थोड़े दिन तक उड़ीसा में एक टाइम पे बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो इस तरीके की स्थिति से भी हम बचे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद सिंचाई से राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि भाई किसान की पैदावार होती है तो वह उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, खर्चा करेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, है ना, तो गवर्नमेंट को भी उससे फ़ायदा रहता है। फिर ये सब परियोजना बनाने से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, जिससे हम घरों घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, उजाला पहुंचाते हैं। ठीक है। तो यह भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट का एग्जाम्पल भी बनता है। जब बिजली होगी तो उसमें कल कारखाने होंगे या इंडस्ट्री बनेंगी। ठीक है। अब हानियों की बात करते हैं। तो हानियों में सबसे पहली बात है, जहाँ हम सिंचाई जब ज़्यादा करते हैं उस जगह पर, तो वहाँ जलग्रसन हो जाता है। जलग्रसन क्या होता है, जैसे मैंने पहले उसमें पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप जो है उसके क्वेश्चंस याद रखिएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद हम जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन आपसे ज़रूर करेंगे। तो जलग्रसन क्या होता है, जब हम लगातार किसी ज़मीन पर पानी लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वह ज़मीन जो है वो पानी को रोक लेती है, और रोक लेने के बाद वह मिट्टी जो है पूरे दलदल से ही हो जाती है, उसको बोलते हैं जलग्रस्त एरिया। ठीक है। तो इसकी भी हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, इसका भी स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है चूने के साथ में। उसके बाद बात करते हैं जल निकासी में कभी कभी बाधा आ जाती है, पानी नहीं निकल पाता है, तो वहाँ पर दलदल बन जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निक्स फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। कौन कौन सी टेक्निक हैं फसलों को पानी देने की, मेथड्स के बारे में बात किया। अब इसके बारे में टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सरफेस इरीगेशन, सब सरफेस इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन या ओवरहेड इरीगेशन। तो सतही सिंचाई, सरफेस इरीगेशन। इस इरीगेशन के जो तरीके में आपने देखा होगा, धान की फसल में क्या होता है कि आप बड़े बड़े चौड़े चौड़े जो है वो क्यारियाँ बना देते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो उसमें पटला लगाया जाता है तो खेत बराबर होता है धान बोने के बाद। तो फिर क्या होता है, जब उसकी धान की जब फसल बोई जाती है, धान की जब पौध लगाई जाती है, तो गीले में उसकी जुताई होती है। जुताई होने के बाद उसकी जो है वो उसमें पटला लगता है ना। पूर्वांचल में उसको सरावन बोलते हैं। तो जब पटला लगता है तो उससे खेत पूरा बराबर हो जाता है, तो पानी का फ्लो उसी लेवल में रहता है। ठीक है। तो हम इसमें बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं और पानी को दूर दूर तक फ्लो करते हैं। ठीक है। तो इस विधि में पानी जो है एक छोर से छोड़ा जाता है और थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर जो है दूसरी सतह पर भूमि तक पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। सिंचाई की जो बहुत सारी विधियां हैं, कुछ के सबके अपने अपने गुण या सबके अपने अपने दोष हैं, लेकिन यह जो फ्लो इरिगेशन है इसका यूज सर्वाधिक होता है ना, और हर जगह होता है। सतही सिंचाइयों में सबसे पहला आपका आता है फ्लडिंग मेथड, है ना। तो फ्लडिंग मेथड वही है जो मैंने आपको बताया, मुक्त सिंचाई। दूसरा है चक मेथड, बेसिन मेथड, फ्यूरो मेथड, कंटूर मेथड। फ्लडिंग मेथड मतलब मुक्त या अपलावन विधि, क्यारी और चक मेथड, द्रोणी या बेसन विधि, कुंड विधि और सीढ़ी व कंटूर विधि। अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुक्त या प्लावन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आपकी पट्टियां जो हैं 10 से 20 सेंटीमीटर 10 से 20 मीटर चौड़ाई की और 100 से 200 मीटर लंबाई की आपका पूरा खेत है। और उस खेत को क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। ये आपका खेत है, इस खेत को ऐसे ऐसे आप बांट लीजिए, और जब ये इसमें बांट लिया तो यहाँ पर बना दीजिए आपका मेन जो पानी का सोर्स है, आने का नाला जो है वो बना लिया। और ये बनाने के बाद यहाँ पर इसके जो चौड़ाई है, यह इसकी जो लंबाई है यह है 100 से 200 मीटर। इट इज़ नॉट फिक्स। ठीक है। आप 100 से 200 के बीच में कुछ भी रखिए। और लेंथ जो है इसकी 10 से 20 मीटर। ठीक है। इस तरीके से आप रखिए। देखिए एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये इस तरीके से ये आपका खेत है,
तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप वाटर फ्लो करिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर पानी आपका आएगा, इंसर्ट होगा, ठीक है। अब जो पट्टियों और प्लाटों में जिसमें 10 से 20 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है, तो ये जो चौड़ाई है आपकी क्या है, ये 10 to 20 मीटर, ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। और 100 से 200 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, ये 100 से 200 मीटर। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर किसी सोर्स आपका ट्यूबवेल यहाँ लगा होगा साइड में कहीं पर, और यहाँ से इससे नाले से पानी आ रहा होगा। अब आपने यहाँ पर पानी काट दिया और पानी अपने फ्लो से थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स बहता रहा। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई जब हम इसमें पटला लगाते हैं तो उसमें स्लोप देते हैं। स्लोप कितना देते हैं, 100 में 1 का स्लोप देते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो पानी जो है वह पूरे फसल में एक जल लेयर के रूप में, वाटर लेयर के रूप में बह जाता है। जब यहाँ पानी पहुँच जाता है तो इसको बंद कर देते हैं और आगे से फिर सींचते हैं, फिर सींचते हैं। तो इस तरीके से सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो यह मेथड क्या कहलाता है, मुक्त या अपलावन विधि, है ना। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने यहाँ से बस पानी छोड़ा और लास्ट तक पहुँच गया, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यह फ्लडिंग मेथड का ये एग्जांपल है। देखिए धान का खेत है और इसमें बढ़िया आराम से थोड़े थोड़े क्यारियाँ बनी हुई हैं चौड़े चौड़े, और देखिए यहाँ पर ये मेड़ बनी हुई है और उस तरीके से पानी पूरा बह रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है, धान की खेती के लिए यह विधि अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, मैंने उसका रीजन बता दिया। पेपर में आपको नहीं लिखना है क्यों अपनाई जाती है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्यारी व चक मेथड। इस विधि में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब खेत बहुत उबड़ खाबड़ हो या ऐसी जगह हो जो फसल बहुत सेंसिटिव हो, जो ज़्यादा पानी से नुकसान हो जाए उसमें, है ना, या कभी कभी हो समतल ना हो, है ना, तो उस जगहों पर हम क्या करते हैं, जो क्यारियां हैं वो छोटा छोटा बांट देते हैं और उनको समतल बना देते हैं, ठीक है। तो चक मेथड में देखिए मैंने फिगर बना रखा है, इस फिगर में देखिए ये सारी जितनी भी क्यारियां हैं ये क्या हैं, बहुत समतल बनाई गई हैं छोटे छोटे। लेकिन पूरा हम नहीं समतल बना सकते थे, एक स्लोप नहीं ला सकते थे, क्योंकि आपकी क्रॉप जो है वो सेंसिटिव है। यहाँ पर ये नाले में पानी बह रहा है, देखिए ये नाले में पानी बह रहा है और ये आपकी छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं हमने, ठीक है। इसी तरीके से इधर नाले में पानी बह रहा है। तो अब क्या करिएगा, चाहे इस नाले से पानी अभी यहाँ बह रहा है तो चाहे इधर से इधर को सींच लीजिए, उधर से इधर को सींच लीजिए, इधर से इधर को सींच लीजिए, इधर से इधर को सींच लीजिए, इधर सींच लीजिए, इधर सींच लीजिए। तो इस तरीके से हम लगातार एक एक क्यारी में पानी सींचते रहते हैं। तो कहीं पर पानी का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें पानी की वेस्टेज को भी बचा जा सकता है, जबकि जो फ्लड में आप पानी का वेस्टेज बहुत होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब दोरनी और बेसिन मेथड की बात करते हैं। तो दोरनी और बेसिन मेथड जो है, यह जो है पेड़ों में बाग की सिंचाई में उपयुक्त किया जाता है। मैं बताता हूँ इसमें। देखिए यह आपका एक पौधा है, ये आपका दूसरा पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ये बाग लगी हुई है। इसमें ये आप देख लीजिए, ये तीनों जो पेड़ हैं वो किसके हैं, ये आपके तीनों पेड़ जो हैं वो मैंगो के हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो के, ठीक है। ये तीनों पेड़ मैंगो के लगे हुए हैं। इसमें मैंने थाला बना दिया, गड्ढा बना दिया, तो जानते होंगे थाला, सुना होगा, ठीक है। तो ये तीनों गड्ढे बना दिए और इनको आपस में हमने क्या करा, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर से कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक नए सोर्स था, सोर्स ये है पानी का, और उस सोर्स से नाला है, नाले के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पानी आके गिरने लगा। जब ये थाला भर गया तो यहाँ से यहाँ पानी आया और इसमें भर गया, जब ये भर गया तो ये फिर यहाँ भर गया। इसी तरीके से पूरी बाग में पानी आपके पर्टिकुलर थालों में मिलने लगा, और इसको क्या बोलते हैं, दोरनी या बेसिन मेथड, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने उसका फिगर भी बना रखा है, देखिए बेसिन मेथड। तो देखिए यहाँ पर ये आपके थाले लगे हुए हैं और यहाँ पर ये पाइप पड़ा हुआ है। आप अगर पाइप नहीं है तो आप ओपन चैनल फ्लो का इस्तेमाल कर लीजिए, वरना आप क्या करिए, इंडिविजुअल पाइप डाल के आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिन मेथड, ठीक है। ये बेसिन मेथड का एग्जाम्पल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए ये आपका एक पर्टिकुलर एक फिगर है यहाँ पर, ये देखिए थाला बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका फिगर है जिसमें पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाया गया है।
तो यह आपकी जो नहर है, पूरा कैनाल सिस्टम है ये, ठीक है, सप्लाई चैनल है। तो इस सप्लाई चैनल में ये पानी फ्लो हो रहा है। अब मैंने आपको वहाँ बताया था कि एक तरफ में यहाँ दूसरा पेड़ लगा दिया था। यहाँ चूँकि बहुत सारे फिगर में बहुत सारा पेड़ नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन जैसा यहाँ सिस्टम है वैसी तरीके से इधर भी कर सकते हैं और इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पानी यहाँ गया, यहाँ से पानी अब नेक्स्ट आगे आएगा, उधर से उधर जाएगा, और आगे जो अगर कंटिन्यू होगा तो उस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो आप समझ गए होंगे यह बेसिन मेथड किस तरीके से इससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेड़ों को पूरी तरीके से पानी भी मिल जाता है और जो आसपास की मिट्टी होती है वह कसाव लिए रहती है। अगर आप ये सोचें कि जैसे पेड़ों को अपने पूरे खेत में पानी लगा देंगे तो पूरे खेत की जो टॉप सॉइल होगी वह पानी से जो है वो बहुत सेचुरेटेड हो जाएगी। सेचुरेटेड होने से आप जानते हैं वाटर में जब सॉइल आ जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, सेचुरेशन फॉर्म में होता है, तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो पेड़ के गिरने के भी चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको गड्ढों में भर के ही पानी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आप ये रीजन भी समझ लीजिए। दूसरी विधि है आपकी कुंड विधि। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, खेत में छोटी छोटी मेड़े बनाई जाती हैं। देखिए मैं बताऊं, यह जो सिंचाई है यह तब काम में आती है, इसको फ्यूरो मेथड बोलते हैं। यह सिंचाई तब काम में आती है उस फसल के लिए जो फसल डायरेक्ट पानी को ना चाहती हो। उनमें डायरेक्ट पानी नहीं चाहिए, सिर्फ उनका नमी से काम चल जाए। ठीक है, उनका पानी से ज़्यादा संपर्क ना हो, पानी के संपर्क में आने पर वो खराब होने लगे। जैसे आपका मूली की फसल है ना, या आप दूसरी भाषा में ऐसा समझना चाहें जो एग्रीकल्चर से थोड़ा रिलेटेड है, जानते हैं, जब मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है ना, बहुत नरम मृदा होती है या सॉफ्ट सॉइल होती है, तो उन सॉइल में ऐसी फसल बोई जाती है जिसमें तने डेवलप होते हैं। जैसे आलू है ना, पोटैटो में क्या है, आपके तने डेवलप होते हैं। तो तने जब डेवलप होंगे, बढ़ेंगे उसके, तो बढ़ेंगे कब, जब सॉइल बहुत सॉफ्ट होगी। जब आलू बढ़ने लगेगा तो सॉइल उसको सपोर्ट करेगी बढ़ने में। ऐसा नहीं है कि आपका एकदम कठोर सॉइल होगी तो आलू फिर फूलेगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं होगा साइज से। तो ऐसी जगह सॉफ्ट सॉइल हो तो पानी की बस नमी चाहिए वहाँ पर। अगर हमें डायरेक्ट उसको पानी दे देंगे तो आलू सड़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से मूली में भी, गाजर में भी, है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, कूड़ बनाते हैं, फ्यूरो बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जगह जगह नालियाँ बना देते हैं, है ना। आप नाली नॉर्मल भाषा में नाली कह सकते हैं, है ना। आलू की नालियाँ बनाई जाती हैं, नालियाँ काटी जाती हैं। और इसमें साइड में दिख नहीं रहा है बट यहाँ पर साइड में भी जगह होती है। इस तरीके से पूरा बनता है। अब पानी आप जैसे यहाँ से लाएंगे, काटेंगे, तो ये पानी ऐसे जाएगा, फिर ये भर जाएगा तो ये होगा, ये भर जाएगा तो ये होगा, ये भर जाएगा, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद एक चक पूरा बंद होगा, फिर दूसरा नाले से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से फ्यूरो मेथड में सिंचाई करते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पानी पौधे तक नहीं पहुँचता है, बस नमी उसकी बरकरार रहती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एक सही 1/5 या आधा भाग जो है वह सिर्फ संपर्क में आता है पानी के। और एक चीज़ और, इसमें नमी बरकरार रहती है, पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। तो मैंने इसमें बताया है कि मूंगफली, यहाँ पर ये सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन है, ये प्याज है, प्यार लिख गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो प्याज है, लहसुन है, इत्यादि फसलें जो हैं वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, इस विधि को कोरुगेशन मेथड भी कहते हैं, कोरुगेशन मेथड भी कहते हैं, इसको लहरिया विधि भी कहते हैं। क्योंकि इसमें लहरिया विधि क्यों कहते हैं, वो देखिए, इसलिए क्योंकि पानी ऐसे 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 मूव हो रहा था। ठीक है, इसलिए इसको लहरिया विधि कही जाती है। ठीक है, हर चीज़ में अगर इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ किसी लिए कही गई है तो उसका ऐसा नहीं हो कि उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा, उसका अर्थ जरूर होगा, उसका रीजन जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीढ़ी या कंटूर विधि। आज मैं आपको पूरे भारत के सिंचाई के प्रोग्रेस के क्या मेथड होते हैं उसके दर्शन करा रहा हूँ। सिंचाई या कंटूर विधि, सीढ़ी या कंटूर विधि। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर ऐसी जगहों पर हम रह रहे हैं जहाँ पर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र में ढलान एरिया है, तो वहाँ पर हम अगर मान लीजिए डायरेक्ट पानी लगा देंगे तो ऊपर तो पानी मिलेगा नहीं, और जो नीचे फसल होगी उसको सारा पानी मिल जाएगा।
तो ऊपर वाली सूख जाएगी और नीचे वाली पानी से बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, कंटूरिंग करते हैं, कंटूर के आधार पर, उनके ढलान के आधार पर स्टेप्स बनाते हैं और उसके बाद उन स्टेप्स में मेड़े बांधते हैं और मेड़ बांध के उसमें आपकी खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग समतल और लंबी लंबी पट्टियों में बांट लिया जाता है। देखिए कंटूर इरीगेशन, इस तरह से खेत को बांट लिया जाता है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मेड़े बांध देते हैं और पानी को थोड़ा थोड़ा उतारा जाता है नीचे। यह नहीं है कि आप यहाँ से, जैसे आपका कैस्केड होते हैं, जीना, स्टेयर की तरह नहीं करते कि पानी वहाँ से गिरा और सीधे जाके नीचे बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर पानी अलग अलग क्यारियों में थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, और बाकी अगर ज़्यादा है तो उसको ड्राउन करके नीचे को उतार लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कंटूर मेथड। यह आपके असम में, मेघालय में, दार्जिलिंग में, है ना, इन जगहों पर इसकी खेती होती है। चाय पत्ती के मैदानों में बहुत सारी इसी टाइप की खेती की जाती है, चाय पत्ती के बागानों में। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें पानी कटान पे बहुत ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं कि जो पहले वाले प्रश्न हैं उनके आंसर बता देता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, जलग्रसन क्या होता है इसके बारे में, सतत वाहिनी नदियों के बारे में, है ना, और आवास क्षेत्र क्या होता है, ये तो आपने थ्योरी के क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तीनों और तीनों के आंसर और जवाब देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की है। तो व्यास ये दक्षिण भारत की नहीं है, यह आपकी उत्तर भारत की नदी है। मेघना यह आपकी नदी यहाँ की नहीं है। काली यह आपकी नेपाल के साइड की नदी है। वेनगंगा यह साउथ की रिवर है जो गोदावरी की सहायक है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण भारत में सिंचाई का माध्यम प्रचलित माध्यम है। तो सिंचाई का जो साउथ में सबसे प्रचलित माध्यम है, मैंने आपको बताया था, ट्यूबवेल उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुएं उत्तर भारत में या राजस्थान एरियाज में या आपके हरियाणा एरिया में यूज होते हैं। नहर ऑल ओवर इंडिया थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन जो स्पेसिफाई किया गया है, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि साउथ इंडिया, तो उसमें आपके तालाब हैं, या आप अगर यहाँ पर रिजर्वायर ऑप्शन दे रखा होता तो रिजर्वायर आप लगाते। सिंचाई की सबसे महंगी विधि कौन सी है, ड्रिप इरीगेशन, छिड़काव इरीगेशन, ट्यूबवेल या ढेकली। तो इसमें आपके सबसे महंगी विधि है वो क्या है, ड्रिप इरीगेशन है, वह आपकी सबसे कॉस्टली सिंचाई होती है। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जो आज आपके क्वेश्चंस हमने दे रखे। तो बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आज के जो लिखित प्रश्न हैं जिनको लिखना है, उसमें 3 प्रश्न हैं। सिंचाई के स्रोतों पर प्रकाश डालिए, कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, उन पर प्रकाश डालिए। कूड़ सिंचाई पर टिप्पणी लिखिए, है ना, कूड़ सिंचाई पर आपको टिप्पणी देनी है। ठीक है, सिंचाई के सोर्स के बारे में बताना है। और सीढ़ी सिंचाई पर आपको प्रकाश डालना है फिगर सहित। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, सभी के फिगर जरूर बनाइएगा, अगर किसी में फिगर दिया हुआ है तो वह जरूर बनना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, उनको भी पढ़ देते हैं। भारत में ट्यूबवेल सिंचाई का प्रतिशत क्या है, 46%, 47%, 45% और डी ऑप्शन है 50%। उसके बाद बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के माध्यम में जो खेत है वह 1/5 से लेकर 1/2 भाग तक ही गीला होता है, वह कौन सा मेथड है। तो चक मेथड, बेसिन मेथड, फ्यूरो मेथड या कंटूर मेथड, इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें आपका 1/5 से लेकर 1/2 तक ही आपका जो भाग पोर्शन है सॉइल का वह गीला होता है। उसके बाद आपका जो मुक्त विधि है, मुक्त विधि में खेत जो सिंचाई की मुक्त विधि है उसमें ढाल कितनी रखी जाती है, 100 में 1 की, 50 में 1 की, 25 में 1 की या 12.5 में 1 की, क्या ढाल आपकी रखी जाती है। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, मैं आपको पुनः एक बार फिर से बार बार मैं कहता ही रहता हूँ हर लेक्चर में, जो मेरा काम है कहने का। ठीक है,
कि आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए और जो भी समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अपने जो भी यार मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कहीं किसी भी संस्था से कर रहे हों, वहाँ तक आप लेक्चर पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।